हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर। जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो हमारा क्लास 10th का जो साइंस होता है वो तीन यूनिटों में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना। तो हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी आपका पहला चैप्टर यूनिट 1 केमिस्ट्री यूनिट 1 है। उससे हमको लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो हम पहला चैप्टर देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में ज़्यादातर हमको रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में देखना है। जैसे हमारे पास संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। यानी हमको ज़्यादातर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है और रिएक्शन से रिलेटेड इस चैप्टर में ज़्यादातर हमसे पूछा जाता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन रिएक्शन को ही लेकर पूछा जाता है, जैसे संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। कोई भी अपक्रिया आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना। और कोई आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि कौन सी अपक्रिया। जैसे आपके पास देख सकते हैं, अगर हमारे पास लिख दिया जाए Mg+O2, रिएक्ट कर गया तो MgO बना दिया गया, तो इस पूछेगा कि ये रिएक्शन का नाम बताइए, यानी यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुई है, संयोजन अपक्रिया हुई है कि योगात्मक अपक्रिया हुई है। ठीक है ना। यानी आपसे कोई रिएक्शन का नाम पूछेगा कि इसके दौरान कौन सी अपक्रिया होगी। ठीक है ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर। देखिएगा, पहले बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक, ठीक है ना, यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसके दौरान एक नया गुण वाला क्या करता है, पदार्थ बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए गुण वाला क्या मिलता है, हमको पदार्थ मिलता है, और उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अपक्रिया। यानी कैसे वो नया पदार्थ मिला है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक रिएक्शन के माध्यम से दर्शा देंगे और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया, और उस समीकरण को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। तो देखिएगा कि जैसे पदार्थ तो सबको मालूम है, कि सबको मालूम होना चाहिए कि पदार्थ होते क्या है। ठीक है ना। तो वो हर एक वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, स्थान घेरता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। तो पदार्थ को अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में 10th में तो है नहीं, मगर 9th की बात की जाए तो 9th में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कि पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। अब बात की जाए तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। उसके बाद बात की जाए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध। ठीक है ना। अशुद्ध अवस्था। ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध अवस्था। देखिएगा, अगर बात की जाए शुद्ध अवस्था में तो हमारे पास 2 आता है, एक आता है तत्व, एक आता है यौगिक। ठीक है ना। तत्व आता है और यौगिक आता है। ठीक है। और तत्व में बात की जाए तो 2 भाग में आता है तत्व। हमारे पास एक होता है परमाणु और एक होता है हमारे पास अणु। ठीक है। इसमें बात की जाए अशुद्ध अवस्था में, तो अशुद्ध अवस्था में 2 एक तो हम बात की जाए एक ही के अंतर्गत आता है, वो हमारे पास मिश्रण, और मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है हमारे पास 2 आते हैं अशुद्ध में पहले तो अशुद्ध का जो भाग होता है, यानी मिश्रण बोला जाए तो मिश्रण के अंतर्गत 2 आता है, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब देखिएगा, और बात की जाए पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में बात की जाए तो वो हर एक वस्तु जो स्थान घेरते हैं, जिसमें कुछ भार होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे बुक हो गया। ठीक है ना। जैसे बुक हो गया, यानी जितनी भी एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो क्या कहती है, मैटर ही होती है। ठीक है ना। अब लाइट, यहाँ पे लाइट देख रहे हो, वो आपका पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके किसी पदार्थ को पढ़ने से उसके ना तो उसके वेट में कोई परिवर्तन होगा, कुछ होगा नहीं। यानी मान लीजिए कोई हमारे पास ये पेन है, पेन के ऊपर लाइट, अगर किसी प्रकार का लाइट अगर डाला जाए तो उस लाइट के आ जाने से इसका वेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। इसका वेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना।
यानी इस पे किसी चीज पे लाइट पड़ने से उसका वेट यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो लाइट आपका क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया, इस यानी भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हम लोग बात की जाए रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में आपका क्या आ जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में सब लोग जानते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, क्या होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस के कण जानते हैं कि अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, स्थानांतरित गति करते हैं, अपने ही जगह पे क्या करते हैं, इधर उधर कंपन करते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, यानी स्थानांतरित गति नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो होता है द्रव जो होता है सभी प्रकार की गति करता है, ये भी सभी प्रकार का गति करता है। रेंडमली क्या करते हैं, इधर उधर मोशन करते रहते हैं, रेंडमली नहीं, अपने ही जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो ठोस और द्रव और गैस के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको बेसिक कि ठोस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और द्रव की बात की जाए तो द्रव का जो होता है आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। जितना हम लेके चलते हैं किसी भी पात्र में ले डालेंगे तो क्या करेगा, उतना ही आयतन यानी उसका जो वेट होगा उतना ही होगा, और जबकि उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, उस पात्र के हिसाब से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यानी हम जिस पात्र में अगर हम लिक्विड को डालेंगे उस पात्र के हिसाब से वो क्या कर लेगा, अपना शेप बना लेगा, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि उसका आयतन यानी अगर कमरे में छोड़ेंगे तो कमरे में तमाम तरह की गैसें उनके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स होकर वो क्या कर लेगा, अलग ही टाइप का क्या कर लेगा, उसका वेट अलग हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब बात की जाए रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक वर्गीकरण में आता है आपका शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था। तो शुद्ध अवस्था में बात की जाए तो शुद्ध अवस्था में हमारे पास देख सकते हैं कि तत्व आता है और यौगिक। तत्व में जो होता है, तत्व यानी कहने का मतलब देखिए ध्यान से, तत्व किसी तत्व को किसी भी भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जाता है, अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। उसमें हम लोग परमाणु भी जानते हैं, ठीक है, अणु भी जानते हैं, इसके बारे में सब लोग हम लोग पढ़े हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक जानते हैं कि यौगिक जो होते हैं जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें परमाणु में जो होता है, परमाणु को अगर जर्नली बात की जाए तो परमाणु में आपका धातु लिख सकते हैं, अधातु हो सकता है या तो क्या हो सकता है, उपधातु। परमाणु जर्नली क्या होते हैं, यही हो सकते हैं। और अणु में देख सकते हैं एसेट हो सकता है, P4 हो सकता है, I2 हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल इसके भी हैं, SO2 हो सकता है, अणु के रूप में बहुत सारे। यौगिक की बात करें तो जब परमाणु यानी कहने मतलब परमाणु और परमाणु जब आपस में मिलते हैं, यानी कहने मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए Na एक परमाणु है, Cl एक परमाणु है, दोनों ने कंबाइन कर गया तो क्या बना, यौगिक बना। तो यही हम कहना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए H2SO4, तो देखिए ये हाइड्रोजन भी परमाणु है, सल्फर भी परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु है। तो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। तो H2SO4 क्या है, एक यौगिक है, ठीक है ना। कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, यौगिक का। परमाणु के अंतर्गत अगर बात की जाए जर्नली तो आपका क्या आता है, धातु आता है, उसके बाद अधातु आता है और क्या आता है, उपधातु होता है, ठीक है। तो धातु जानते हैं सब लोग कि जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी एक तरह से बोला जाए जिसमें उष्मा और विद्युत का चालन होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जिसमें उष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जिसमें दोनों गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटामनी हो गया और बिस्मथ हो गया। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, एंटामनी हो गया, Sb, ठीक है ना। और ये बहुत तमाम तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है। अशुद्ध की बात की जाए तो अशुद्ध में आपका क्या आता है, मिश्रण आता है। क्या आता है, मिश्रण। तो मिश्रण बात की जाए तो मिश्रण दो टाइप के होते हैं। अब मिश्रण बनते किससे, तो जब यौगिक आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू NaCl ले लो और किसको मिला दो, H2O को। तो देखिएगा परमाणु आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना है, यौगिक। क्या बना है, यौगिक। और ये भी देखिए H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु मिले हैं ना, तो क्या बना है, ये भी क्या है, यौगिक है। और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl का जलीय विलयन बनेगा। तो NaCl का क्या बनेगा, जलीय विलयन। और NaCl का जो जलीय विलयन है वो वही क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। यहाँ पे देखिए यौगिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो मिश्रण होता है वो यौगिकों से मिलकर बना होता है। जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। मिश्रण आपका दो टाइप का होगा, ठीक है ना। एक तो समांगी मिश्रण होगा
एक क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, एक समांगी मिश्रण होगा, एक विषमांगी, यानी इसको हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे, इसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात की जाए तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं, जब दोनों यौगिक आपस में मिलेंगे तो हमारे पास किसी न किसी अवस्था का निर्माण होगा, यानी किसी न किसी अवस्था का निर्माण होगा। जो लिक्विड मिलेगा तो लिक्विड के प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या होगा, समान होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी कहेंगे। और विषमांगी की बात की जाए तो जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं तो उनके प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या है, समान नहीं है, तो क्या है वो आपका विषमांगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए हमने क्या ले लिया, C12H22O11 चीनी ले लिया और H2O को मिला दिया, खूब अच्छे से मिला दिया, अच्छे से, तो मिलने के बाद हमारा क्या बना, शरबत बन गया। अब शरबत को देखिए ध्यान से, शरबत को हम ऊपर से टेस्ट करें, बीच से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें, यानी कहीं से भी हम इसको टेस्ट करें तो क्या आएगा, स्वाद एक जैसा आएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको, ये जो बना है उसको 3 पात्र में ले लीजिए, अलग अलग 3 पात्र में क्या कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और तीनों का रिएक्शन एक यौगिक से करा दीजिए। कोई भी यौगिक ले लीजिए, आपके एग्जाम्पल कुछ भी अगर आ रहा है, एथेन मेथेन जो भी आ रहा है उस यौगिक में उसको क्या करिए, तीनों को मिलाइए अलग अलग करके, ठीक है ना। इसको इसमें मिलाकर अलग रखिए, इसको इसके साथ मिलाकर अलग रखिए, इसको इसके साथ मिलाकर, और तीनों का रिजल्ट देखिए, तीनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम आ रहा है तो जो लिक्विड लिए थे वो क्या है, हमारा समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होने, भले उसको अलग अलग, मान लीजिए कि अगर 20 ml है चाहे 30 ml है तो 10 ml एक पात्र में रख लीजिए, 10 ml एक पात्र में रख लीजिए, 10 ml एक पात्र में, अलग अलग पात्र में रख लीजिए, और किसी एक यौगिक को लेकर आइए और उस यौगिक में वो तीनों को अलग अलग डाल के और इसका रिजल्ट देखिए, एक पात्र को देखिए, दूसरे पात्र को देखिए, तीसरे पात्र को देखिए, तो तीनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी एक जैसा होगा, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। समझ आया कि नहीं। समांगी मिश्रण यानी एक तरह से समांगी मिश्रण को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलियन के अंतर्गत चला जाता है। समांगी मिश्रण किस में आता है, विलियन में, ठीक है ना। समझ रहे, तो जो हमारे पास अगर किसी यौगिक दूसरे यौगिक को मिलाते हैं तो, और जो होते हैं समांगी मिश्रण के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज अगर बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो जो होते हैं वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं, विलियन के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है। तो विलियन के अंतर्गत क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, समांगी मिश्रण के अंतर्गत अगर कोई अवस्था की बात की जाए, अगर किसी अवस्था की बात की जाए तो जैसे ठोस द्रव गैस होता है ना, उसी तरह मिश्रण का भी 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था में अगर बात की जाए तो एक हमारे पास क्या होता है, विलयन होता है, एक क्या होता है, कोलाइड, एक होता है कोलाइड, और एक होता है हमारे पास निलंबन। क्या होता है, निलंबन, ठीक है ना। अगर बात की जाए मिश्रण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर दो यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उससे, यानी जो हमारे पास बनेगा यौगिक नया मिश्रण जो बनेगा, वो मिश्रण की 3 अवस्थाएं हो सकती है। या तो वो क्या हो सकता है, विलयन हो सकता है, या तो कोलाइड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, निलंबन हो सकता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए तो विलयन जो होता है समांगी मिश्रण होता है, जबकि कोलाइड और निलंबन क्या होते हैं, आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। जो आपका विलयन होता है ये केवल समांगी होता है, ठीक है ना, और ये कोलाइड और निलंबन क्या होता है, विषमांगी होते हैं, ठीक है। तो यानी जब दो यौगिकों को आपस में मिलाने पर अगर हमारे पास समांगी मिश्रण बनता है तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, एक विलयन होगा, एक क्या होगा, विलयन होगा। मगर अगर पदार्थों को अगर आपस में मिलाने पर, दो यौगिकों को आपस में मिलाने पर अगर हमारे पास जो मिश्रण बन रहा है वो क्या हो, अगर विषमांगी है तो वो तो कोलाइड भी हो सकता है, निलंबन भी हो सकता है। तो देखिएगा, अगर विलयन की बात की जाए तो विलयन के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। इनके कण जो होते हैं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी इसके अंदर क्या घुला है हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए जल है और एक जल ले लीजिए और एक जल के अंदर दवा मिलाकर रख दीजिए बिना कलर वाला, ठीक है ना, उसी की जैसा लिक्विड जैसा दिखे, जैसे वाटर दिखता है वैसे वो भी आपका लिक्विड दिखे। तो जब दोनों को आपस मिलाकर एक पास रख देंगे तो देखने से पता नहीं चलेगा, वो तो उसके गुण से पता चलेगा, पीने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या मिला है, दवा मिला है, ठीक है ना। तेरी कहने मतलब हम विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और सूक्ष्मदर्शी से भी देखना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में आपका उसमें कोलाइड में आपका जानते हैं कि कोलाइड के कण नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, मगर सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिख जाते हैं। समझा, जैसे जिस हम कमरे में खड़े हैं तो हमारे कमरे में क्या होगा, कुछ समय बाद हमारे चेहरे पे धूल इकट्ठा हो जाएगा, हल्का हल्का ही, तो वो धूल हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर वो धूल क्या आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब कमरे में कहीं ना कहीं धूल है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं धूल है, यानी गैस, इस कमरे में गैस ज्यादा है, धूल कम। तो इस चीज को अगर बात की जाए केमिस्ट्री में, अगर गैस प्लस हमारे पास क्या है, ठोस है ना, तो गैस प्लस ठोस होता है तो उस फॉर्म को एरोसॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरोसॉल। तो उतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अब देखिएगा गैस प्लस ठोस जब आपस में मिलते हैं तो उस फॉर्म को कोलाइड में क्या बोला जाता है, एरोसॉल बोला जाता है। और कोलाइड के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, मगर अगर हम इस कमरे में सूक्ष्मदर्शी लाकर देखें तो हमको आसानी से छोटे छोटे कण क्या कर जाएंगे, दिखाई दे देंगे। ठीक है, अगर बात की जाए अगला निलंबन, तो निलंबन के कण दो यौगिकों को आपस में जब मिलाएंगे, दो यौगिकों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद उनके पार्टिकल्स साफ साफ दिखने लगेंगे कि इसके अंदर क्या मिला है। ठीक है, इन उनको नग्न आंखों से तो आसानी से दिख जाएंगे, तो सूक्ष्मदर्शी से क्या दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े साइज के दिखाई देते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, तो निलंबन के अगर पार्टिकल्स के साइजों की बात की जाए तो 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अगर एक तरह से समझा जाए, ध्यान सुनिएगा, एक तरह से समझा जाए तो हमारे पास समांगीय मिश्रण को देखा जाए तो हमारे पास अगर H2O बनाते हैं, H2O और हमने क्या डाला था, कुछ भी डाल लीजिए, मैं जैसे C12H22O11, तो हमारे पास मान लीजिए कि अगर इसको डालने पर कई सारे लेयर बन गए, जैसे मान लीजिए लेयर में ले लिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक लेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ठीक है, तीसरा, बहुत सारे लेयर बन गए। ठीक है, तो बहुत सारे लेयर हो गया। तो समांगी मिश्रण की पहचान है कि यदि जितने भी लेयर बनेंगे अगर परतों में उसको डिवाइड कर दिया जाए अलग, तो सारे के सारे परत क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम होंगे। समझ में आ रहा है, जैसा ये इसका नेचर होगा बीच वाले का भी होगा, नीचे वाला का भी वही होगा। यानी जितने भी लेयर, चाहे 10 लेयर बने चाहे 15 लेयर बने, उनका क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, उसके गुण में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। वो बिस्मांगी का क्या है, बिस्मांगी है। अगर वही हमारे पास क्या रहता है, समांगी होता है। ठीक है, अगर बिस्मांगी रहेगा तो अगर लेयर हमारे पास कई सारे लेयर आपस में बन रहे हैं तो हर प्रत्येक लेयर का क्या होगा, अगर बात की जाए तो प्रत्येक लेयर का, यहाँ से लेयर का गुण अलग होगा, यहाँ का गुण क्या होगा, अलग होगा। यानी रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ से कुछ लिक्विड ले लिया, अगर 3 पात्र में रख लीजिए, जैसे अलग अलग पात्र में ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 60 ml है। ठीक है, 20 ml ले लीजिए यहाँ पे, 20 ml इसमें ले लीजिए, 20 ml इसमें ले लीजिए, तीनों में अलग अलग ले लिया गया। और तीनों में ले लेने के बाद अगर मान लीजिए कोई हम एक सॉल्यूशन ले लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, और इसके साथ इसको मिलाकर इधर रख लीजिए साइड में, इसको मिलाकर इधर साइड में रख लीजिए, इसको मिलाकर यानी 10-10 ml सब में मिलाकर क्या करें, साइड में, तो देखेंगे इसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है। यानी कहने मतलब रिजल्ट सिमिलर नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के परत हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप के परत है तो रिजल्ट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या होता है, समान नहीं होता है। ठीक है, यानी मिश्रण अगर बात की जाए तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और बिस्मांगी। यदि 2 पदार्थों को यानी 2 यौगिकों को आपस में मिलाने पर उसके प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या है, समान है, तो वो समांगी मिश्रण है। यदि प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या है, अलग अलग है, तो क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है। जैसे हमने बोला था ना, पानी के अंदर अगर मान लीजिए बालू मिला दीजिए, तो अगर वो क्या है, भारी हो तो आसानी से कर दी, तो उस समय जो पानी और हमारे पास बालू है, तो पानी प्लस क्या है, बालू, तो पानी प्लस बालू अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है। और बिस्मांगी में जानते हैं 2 टाइप आता है। पहला तो एक अगर बात की जाए तो हमारे पास या तो कोलाइड है, या तो क्या है, वो हमारे पास कोलाइड है, या तो क्या है, निलंबन है। कोलाइड कहता है, कोलाइड में अगर मान लीजिए कोलाइड बिस्मांगी है मगर इसमें भी लेयर बना है, अलग अलग टाइप का लेयर बना है, मगर वो लेयर हमको दिखाई नहीं देते। मगर हमारे पास जो निलंबन है, निलंबन में आसानी से लेयर को दिखा देता है कि ऊपर पानी है, नीचे बालू है, तो यानी लेयर साफ साफ दिख जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी लेयर बनता है मगर इसका लेयर दिखता नहीं। बिस्मांगी होता है ये, इसमें लेयर बनता है मगर इस लेयर को हम देख नहीं पाते हैं, और सूक्ष्मदर्शी से आसानी से वो लेयर दिख जाता है। इसमें लेयर आंख से ही दिख जाता है। दोनों में लेयर बनता है, इसमें भी लेयर बनता है, परतें अलग अलग टाइप की बनती है, इसमें भी परतें क्या करती है, अलग अलग टाइप की बनती है, मगर इसकी परत आसानी से दिख जाती है। जैसे हमने बोला बालू और पानी का मिश्रण। ठीक है, अब देखिए, अब हाई स्कूल की बात, उसमें जो पढ़ रहे थे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारे पास रासायनिक। हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको यानी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो प्रोसेस है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं मुख्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे उसके रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी तापमान में परिवर्तन होगा तो वो जाहिर सी बात अपनी अवस्था बदल देगी। ठीक है, यानी बहुत सारे लक्षण हमको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए और उसमें देखिएगा,
और मान लीजिए रिएक्शन में। अब अगला आता है हमारे पास अभिकारक किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक यानी इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो जैसे मान लीजिए कि कोई हमने अभिक्रिया लिख दिया H2 प्लस O2, हमारा बना H2, क्या बना, H2, ठीक है। अब लोग 10th में छोटे छोटे रिएक्शन से समझिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया देखिएगा ये अभिक्रिया के बाद मिला है, तो ये उत्पाद है, ये वाला क्या है, अभिकारक। अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं या परमाणु, यहाँ पर अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na लिख दिए, यहाँ पर हमने करा दिया O2, तो ये क्या है हमारे पास, ये परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु, ये हो गया अणु। तो ये जरूरी नहीं है कि हम परमाणु बोले, ठीक है ना, अणु बोले, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। परमाणु भी होते हैं, अणु भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रखेगा कि अभिक्रिया से पूर्व, यानी अभी रिएक्शन नहीं हो गया, दो हमने ले लिया, मान लीजिए जल ले लिया और हमने दूसरा चीनी ले लिया, अभी दोनों को मिलाया नहीं, तो जब मिलाया नहीं तो चीनी और जो हमने जल लिया उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक है। तो यानी अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं या परमाणु, अणु और परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो होते वही क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ठीक है। अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले अभिकारी परमाणु या अणु कुछ भी हो सकते हैं, दोनों परमाणु हो सकते हैं, दोनों अणु हो सकते हैं, कुछ भी, यानी दोनों परमाणु दोनों अणु कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं और परमाणुओं को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिकारक। अब अगली बात की जाए, उत्पाद देखिएगा, उत्पाद किसे कहते हैं, ध्यान सुनो, उत्पाद, उत्पाद की बात की जाए, ठीक है, उत्पाद की बात की जाए यानी प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट यानी अभिक्रिया के बजाय, तो यानी कहने में जो चीनी और पानी लिए थे अब मिला दे, तो मिलाने के बाद हमको क्या मिलेगा, शरबत, तो उसी शरबत को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिकारी अणुओं और परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी अभिक्रिया के पश्चात, जैसे मान लीजिए हमने अभी लिया था CH2 प्लस O2, तो क्या बना हमारे पास, H2O, तो इसको तो हमने बोला अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हो यानी प्रोडक्ट, यानी अब बात कीजिए ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के पश्चात क्या हुआ, हमको उत्पाद मिला। तो अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं या परमाणुओं को क्या कहा जाता है, अभिकारी अणुओं या परमाणुओं को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। जबकि अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले परमाणुओं या अणुओं को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। इसको हम जर्नली शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। R लिख दिया गया, P लिख दिया गया, मतलब वही कह रहे हैं। ये R का मतलब हो गया अभिकारक यानी रिएक्टेंट, P का मतलब हो गया प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। यानी आपको इतना तक याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण होता क्या है, ध्यान समझिएगा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है कि कोई भी हम रिएक्शन में जो भाग लेने वाले हैं अभिकारक और उत्पाद को, उनको एक उनका जो होता है सूत्र जो होता है यानी प्रतीकों के माध्यम से लिखकर, जिस अवस्था में अगर गैस अवस्था में तो गैस अवस्था लिखिए, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण जो होता है वो, यानी रासायनिक समीकरण की बात की जाए तो एक अच्छे से रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, जो हम यौगिक जो हमारे पास परमाणु उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में भाग ले रहे हैं, उस अवस्था के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, N2 है, नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, यानी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा N2 है, H2 है, इसको हमने क्या लिया, ये गैसीय अवस्था में होता है। तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, और अमोनिया किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास जो एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण होता है
यानी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, जिसके कारण जो इधर जितने परमाणु होंगे इधर भी उतने परमाणु होने चाहिए, चाहे नाइट्रोजन के हो चाहे हाइड्रोजन के हो, सब क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ध्यान देखिएगा, इधर देख लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, तो हम क्या करें, नाइट्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर 2 से क्या कर लिया जाए, बैलेंस कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जैसे ही नाइट्रोजन को 2 से बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो इधर कितने से बैलेंस कर लिया जाए, 3 से। अब यानी अब क्रिया से जो पूर्व परमाणुओं की संख्या हम चाहे गिन सकते हैं। नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार, इधर लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड कितनी बार है, 2 बार। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो कितना है 6, हाइड्रोजन कितनी है 6। इसी तरह हम देख सकते हैं इधर भी नाइट्रोजन, तो राइट साइड नाइट्रोजन देखा जाए तो n बराबर कितना है 2 और h बराबर देख लीजिए कितना हो गया 6। परमाणुओं की संख्या समान होगी तभी उनका जो होगा वेट क्या होगा, इक्वल होगा, एक जैसा। ठीक है ना, यानी जितना वेट इधर होना चाहिए, यानी 10 ग्राम इधर है तो 10 ग्राम भी क्या होना चाहिए, उधर होना चाहिए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में जो होता है, किसी भी रिएक्शन में जो अपक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, जो हमारे पास एटम है वो इस एटम का क्या होना चाहिए, प्रतीक किस अवस्था में उनको लिखकर और संतुलित करके ही दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण देख लीजिए, 2 चीज़ों का तो पहले फॉलो करता है। पहला जो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है कि अपक्रिया से पूर्व और अपक्रिया के पश्चात जो होता है उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अपक्रिया से पूर्व अगर हम 10 ग्राम लिए हैं कोई यौगिक, तो अपक्रिया के पश्चात भी क्या रहेगा, चाहे नया ये गुड़ वाला जो यौगिक बनेगा उसका भी वेट क्या रहेगा, 10 ग्राम। जैसे मान लीजिए अभी हम लिए थे N2 + H2, तो मान लीजिए हमारे पास क्या मिला, NH3 मिला। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है तो इसका वेट कुछ और होगा, इसका वेट कुछ और होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले लोमोनोसाव नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे हम लोग 11th पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम में। पहला ही नियम हमको आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने सन 1756 ईस्वी में प्रयोग किया है, सन 1756 ईस्वी में प्रयोग किया। उन्होंने उन्होंने हमारे पास यह आकार की एक नली ले ली, बीकर टाइप की, एच आकार की। ठीक है ना, हमारे पास इस वाले में हमारे पास क्या है, NaCl, इसमें NaCl भर लिया। इसमें AgNO3 और अच्छे से इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। और इनका वेट कर लिया कि कितना वेट है इसका। मान लीजिए इसका दोनों का अगर वेट किया जाए तो वेट अगर बात की जाए, ये W1 है, एक तरह से ले लीजिए, ये W2 है। इनका वेट कर लिया तो दोनों का जो वेट आया W1 + W2 इक्वल टू समथिंग कुछ आया होगा, तो हम मान लेते हैं कि 50 ग्राम आया। कितना ग्राम आया, 50 ग्राम। और जब ये रिएक्शन कर गया, जैसे मान लीजिए जब रिएक्शन कर गया तो रिएक्शन करेगा, ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन करेगा NaCl AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो ये प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, तो इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ, तो क्या मिलेगा हमारे पास, NaNO3 मिलेगा और AgCl के साथ क्या मिलेगा, AgCl। यानी इसको मिलाने के बाद हमको क्या मिला है, हमारे पास NaNO3 मिला है और AgCl मिला है। तो अब जब इसका वेट करेंगे तो ये पहले टोटली वेट कितना था हमारे पास, 50 ग्राम। इधर भी टोटली वेट बात की जाए तो कितना होगा, 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा। चाहे ये पहले ये 30 था और ये 20 था, 50 हो गया, तो जरिए कि ये 30 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, किसी भी रेशियो में। मगर योग क्या आएगा, 50 आएगा। क्या आएगा, योग। जितना अपक्रिया से पूर्व द्रव्यमान है, अपक्रिया के बाद भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अपक्रिया से पूर्व और अपक्रिया के पश्चात उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना पहले लेके चलते उतना ही क्या रहते हो बाद में। ये पूरा पैक होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब देख लीजिए, तो हमको बस उसमें ध्यान देना। दूसरी बात हमको याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में
संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होना चाहिए कि पहले वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा बात किया जाए तो हमारे पास अपक्रिया से पूर्व और अपक्रिया के पश्चात जो होना चाहिए परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। अपक्रिया से पूर्व जितने एटम रहेंगे और अपक्रिया के बाद भी क्या रहेंगे, उतने ही रहेंगे। कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया Mg+O2, तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखा जाए तो इधर अगर बात की जाए तो हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर वेट की बात की जाए दोनों का वेट अलग अलग आएगा। जैसे देख लीजिए मैग्नीशियम का कितना होता है 24 एटॉमिक वेट, अब इसका कितना होता है 16, 16 दूना 32। अब इसकी बात की जाए तो 24 का कितना 16, अगर 24 प्लस क्या कर दिया 16, तो ये जोड़ा जाए तो कितना हो गया 2 4 मिलके 6 और क्या हो गया 56 हो गया। और इसकी बात की जाए तो क्या होगा 6 4 10 और कितना हो गया 6 4 10, ये कितना हो गया और 40 हो गया, ठीक है ना। 6 4 10 और 40 हो गया, यानी ये 56 है, ये क्या है 40 है, तो दोनों का अलग अलग वेट आ गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं, क्योंकि वेट में कोई वेट अगर बात की जाए तो हमारे पास कैलकुलेशन करने पर इतना आ रहा है, मगर जनरली जब वेट किया जाता है तो उसका वेट कितना आता है, इधर भी 56 है तो 56 इधर भी वेट आता है, तो मगर अगर ऐसे निकालते हैं तो हमारा वेट क्या आ जाता है, अलग आ जाता है। तो इस समस्या के लिए हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। यानी हम प्रैक्टिकली जब वेट करते हैं तो 56 ही आता है, मगर अगर फार्मूले के थ्रू अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारा कितना आता है 40 आता है। इसीलिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं Mg+O2, हमारे पास क्या बना MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना कर लीजिए 2, तो जैसे ही ऑक्सीजन को 2 की हो मैग्नीशियम 2 हो गया तो 2 से इधर गुणा कर दो। अब वेट करके बात की जाए तो ये मान लीजिए 24 होता है ना, 24 का 2 में गुणा कीजिए कितना हो गया 48, ठीक है। 16 दूना कितना, यहाँ पे 16 होता है, 16 दूना 32। अब कीजिए, अब जोड़िए 8 10 4 3 7 7 1 8, यानी 80 आ गया। इधर देखिए ये 24 है, ये कितना 16, 24 और 16 मिलके 40। अगर बात कीजिए 2 ब्रैकेट में लो 24 प्लस 16 कितना आ गया 40, और 40 का 2 से गुणा करोगे देखो 80। अब देखो दोनों का वेट क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, आगे पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया। पहला अगर बात की जाए तो हमारा पहला जो आता है युगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, ठीक है। युगात्मक या संयोजन अपक्रिया, तो हम उसी को युगात्मक बोलते हैं या तो संयोजन बोलते हैं। तो हमारे पास आता है युगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, युगात्मक अपक्रिया क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, युगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, युगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया N2 + H2, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा NH3। अगर बात की जाए अगला ले लिया जाए जिंक + O2, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। Mg+O2, हाई स्कूल के हिसाब से देखिएगा Mg+O2 MgO। तो इसकी पहचान ये होती है, देखिए ध्यान से, पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। पहचान ये होती है कि आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, यानी लेफ्ट में जो होगा बहुत सारे यौगिक लिखे रहेंगे। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते लिखते हैं 2 3 4 और रिजल्ट आता है हमारे पास 4 3 7 7 2 9, रिजल्ट एक ही आता है। इसी तरह क्या होता है, एक ही आता है हमारे पास MgO, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, हमारे पास 2 3 और 4 यानी रिजल्ट क्या आता है, एक आता है। तो यानी कहने का मतलब पहचान है कि लेफ्ट साइड बहुत सारे अभिकारक रहेंगे, बहुत सारे, मगर वो जब आपस में जुड़ेंगे तो एक ही उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, एक ही उत्पाद। इसकी पहचान ये होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, युगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाती है, यानी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेफ्ट साइड पहचान ये होती है कि लेफ्ट साइड बहुत सारे लिखे जाएंगे, 2 + 3 + 5, रिजल्ट क्या होता है, एक ही होता है, 5 3 8 8 2 10। यानी इसी तरह, यानी इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारे रिएक्टेंट रहेंगे और सब आपस में जब कंबाइन कर जाएंगे तो एक ही गुण वाला यौगिक बनेगा, यानी एकल उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। यानी जैसे हमारे पास ले सकते हैं फिटकरी भी देख सकते हैं, तो फिटकरी भी एक तरह से आपका योगात्मक अपक्रिया है। जैसे देखिए
फिटकरी में देखिए हमारे पास K2SO4 है, L2SO4 का होल थ्राश प्लस 24H2O, जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राश 24H2। तो ये कौन सी अपक्रिया दिखा रही है? योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है ना, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो लेफ्ट साइड देख लो, K2SO4 है, L2SO4 है, 24 है, ये सारे आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, जुड़कर क्या बना दिए? एकल उत्पाद बना दिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया, या क्या कहेंगे हम लोग? एडिशन संयोजन अपक्रिया कहेंगे। समझ आए कि नहीं? जब दो या दो से अधिक, ध्यान सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक उत्पाद ये पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक भी बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। पहचान ये होती है कि लेफ्ट में बहुत सारे लिखे रहेंगे रिएक्टेंट, अभिकारक लिखे रहेंगे, राइट में एकल उत्पाद बनेगा तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? आपका हमारे पास योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगला आता है हमारे पास प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या आता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया में होता है क्या है कि एक जो होता है, जैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया में बात की जाए तो एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है, द्वितीय विस्थापन चाहे प्रतिस्थापन बोलिए, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास जिंक ले लिया गया, जिंक प्लस CuSO4, जिंक जो आएगा कॉपर को हटा देगा और इसके स्थान पर जुड़कर ZnSO4 बना देगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होता है कि अगर प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात की, अगर वही चीज़ हम ऐसे लिख दें, ZnSO4 और Cu लिखा जाए, ZnSO4 और क्या लिखा जाए? ZnSO4 और Cu से रिएक्ट कराया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये हटा देगा इसको और क्या बनेगा? CuSO4 और क्या हमारे पास Zn अलग हो जाएगा। मगर दोनों कंडीशन में देखो, इन दोनों में एक ही रिएक्शन सही है, ठीक है ना, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है जो जिंक की क्रियाशीलता होती है, जो सक्रियता होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। तो जिंक जो होता है कॉपर को क्या कर देता है? उसके लवण के विलयन में से उसको क्या कर देता है? विक्षेपित कर स्वयं उसका स्थान क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। मगर इस वाले में जिंक देखो, जिंक को हटाना है, किसको हटाना है? कॉपर। तो एक तरह से ये क्या है? ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, यानी सक्रिय ज़्यादा है, और ये हमारे पास क्या है? वीक है, ठीक है ना, वीक है। तो वीक वाला जाएगा स्ट्रॉन्ग को हटाने तो हटा नहीं सकते, यानी उसके लवण के विलयन में से उसको विक्षेपित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये अपक्रिया संभव नहीं है। यानी एक तरह से हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, जिसमें जिसका स्थान ऊपर होता है वो नीचे वाले को क्या कर देता है? उसके लवण के विलयन में से क्या कर देता है? विक्षेपित कर स्वयं उसका स्थान क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये नहीं कि ये भी सही है, ये भी बस प्लस माइनस करके जोड़ते रहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको सक्रियता श्रेणी को भी ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व को रिएक्शन को क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। तो यानी जिसकी सक्रियता ज़्यादा, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें हमने क्या ले लिया? ब्लैक ले लिया, हमने ब्लैक ले लिया, ध्यान सुनिएगा, इसमें तो देख ही नहीं रहा जैसे, और मान लीजिए कि हमारे पास ये कलर है, ठीक है, ये हमारे पास कलर है। अगर इस कलर पे हम लोग क्या करें, अगर जिस लाइन पे अगर हमारा ब्लैक चल गया तो क्या होगा? ब्लैक का स्थान हो जाएगा। यानी कहने में तो व्हाइट ले लीजिए 10 लीटर और ब्लैक ले लीजिए 1 लीटर, तो क्या करेगा? ब्लैक को जैसे ही हम व्हाइट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक का सक्रियता ज़्यादा है, यानी रिएक्शन पावर क्या है? ज़्यादा, वो क्या कर देगा? व्हाइट पे प्रभाव डाल देगा। अगर वही व्हाइट लेकर, व्हाइट हमारे पास अगर ब्लैक 1 लीटर है और व्हाइट 10 लीटर है तो क्या करेंगे? हम डालेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर यानी कहने का मतलब सक्रियता जिसकी ज़्यादा रहेगी उसका प्रभाव हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा कारण है कि जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विक्षेपित कर देता है, मगर कॉपर जो होता है जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विक्षेपित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की जो सक्रियता होती है जिंक से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जब कोई अधिक क्रियाशील, अगर देखा जाए, जब कोई अधिक क्रियाशील जो होता है कम क्रियाशील वाले को क्या कर देता है? उसके लवण के विलयन में से विक्षेपित कर स्वयं उसका स्थान पे
अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यदि एक अणु के द्वारा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। कोई दिक्कत? यानी जब अगर बात की जाए प्रतिस्थापन तो अगर अकेला इस टाइप का रहे, तो अगर मान लीजिए 2 टाइप का रहे, जैसा अभी हमने लिया थे, अगर अभी हमारे पास था, जैसा हमारे पास था AgNO3 प्लस NaCl, तो ये जो है हमारे पास ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस वाला इसके माइनस साथ AgCl और NaNO3, ठीक है, NaNO3 मिला। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ है, यानी प्लस माइनस, यानी इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका माइनस इसके प्लस, इसका प्लस इसके माइनस पास और इसका प्लस इसके माइनस पास। तो आयनों का जब आपस में एक्सचेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा? द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। क्या होगा? द्विविस्थापन बोलो या क्या बोलो, एक तरह से उभय अपघटन अपक्रिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है इस अपक्रिया को, किस नाम से? उभय अपघटन अपक्रिया। क्या बोला जाता है? उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, आगे की बात की जाए तो अगला हमारे पास आता है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ध्यान सुनिएगा, अगला आता है हमारे पास वियोजन या अपघटन अपक्रिया। तो वियोजन और अपघटन दोनों का मतलब एक ही होता है, समझा? बस थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना? वियोजन का मतलब भी और अपघटन का मतलब भी टूटना होता है, ठीक है ना? वियोजन में भी क्या होता है, कोई हम एक यौगिक लेते हैं, एक पदार्थ लेते हैं, वो पदार्थ 2 भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। समझ आ रहा है कि 2 पदार्थ तो 2 भागों में टूट जाता है। तो टूटता जहाँ पर कोई पदार्थ 2 भागों में टूटता है, वहाँ 2 चीज़ हो सकता है। और मान लीजिए NH4Cl है, ये हमारे पास NH3 और HCl में टूट गया। तो जब कोई एकल पदार्थ यानी एकल उत्पाद जो होगा, एकल अभिकारक जो होगा, चाहे एकल उत्पाद बोले, एकल क्या बोला जाए? एकल अभिकारक है, यहाँ पर इधर है ना, इधर को क्या बोला था? अभिकारक, इधर वाले को उत्पाद, ठीक है ना? जब कोई हमारे पास एक अणु रहेगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब टूटेगा, यानी टूटते समय 2 ही चीज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? वियोजन, या तो क्या हो सकता है? अपघटन। यानी जब कोई पदार्थ जो होता है 2 भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो वहाँ पर 2 ही चीज की घटना हो सकती है, या तो वियोजन बोलेंगे या तो अपघटन बोलेंगे, ठीक है ना? तो वियोजन और अपघटन में थोड़ा अंतर होता है कि वियोजन जो होता है, ये जो होता है उत्क्रमणीय होता है, ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कहने का मतलब साफ तौर बोला जाए कि अगर कोई यौगिक जो होता है बाह्य कारक से प्रभावित होकर, बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, उष्मा, जो भी हम देना चाहते हैं, ठीक है ना, बाहर से जो विद्युत धारा देना चाहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, तो जब कोई यौगिक बाह्य कारक से प्रभावित होकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और बाह्य कारक को हटाते ही पुनः अपनी अवस्था को क्या कर सकता है? प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उस समय अपघटन। यानी एक बार जो यौगिक टूट गया तो दोबारा जैसे था वैसा नहीं हो पाएगा, तो वहां पर आ जाएगा आपका अपघटन। यानी अपघटन क्या होता है? अनु उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनु उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना? अनु उत्क्रमणीय होता है। और ये बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। बस थोड़ा अंतर होता है। यानी कहने का मतलब कोई यौगिक बाह्य कारक से प्रभावित होकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, अगर बाह्य कारक को हटाते ही पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, वहां पर अपघटन अपक्रिया आ जाएगा। अगर पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है तो वहां पर क्या आ जा सकता है? वियोजन आ सकता है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, वियोजन 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। और ये जो होता है अपघटन भी 2 प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय अपघटन होता है, एक क्या होता है? वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बता दें कि क्लास 10th का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, सोशल साइंस हो, सारा का सारा जो यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमारे एग्ज़ाम की टोटली तैयारी आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे, ठीक है ना। चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक सारे के सारे आपको पहले तो आपका नोट्स भी मिल जाएगा सारा,
पहले आप लोग क्या करिए, चैप्टर वाइज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जब एग्जाम जैसे ही करीब आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में करते हुए आपको कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल, इसके लिए आप चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लो, और चैनल के बेल आइकन यानी जो आपके चैनल का बेल आइकन है उसको क्या कर लें, प्रेस कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।